क्लास शुरू करते हैं, फिर आप लोग आ गए थोड़ा टाइम पे। लिंक वैसे मैंने इतना टाइम दिया हुआ है, आप लोगों को 12:15 तक आप लोग वेट किया जाएगा, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी। भानु, आप रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हो। मैम स्टार्टिंग स्टार्ट हो चुका है मैम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो अच्छा। गई। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अच्छा ठीक है। देखिए, मैंने उस दिन आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में बताया था। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो उसमें की एलिमेंट जो है वो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ह्यूमन बिहेवियर। हमको ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी है। और ह्यूमन बिहेवियर में जब हम स्टडी करने की बात करते हैं तो उसको इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे हम उसके ग्रुप लेवल पे भी, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मतलब ऑर्गेनाइज एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम उसको सही पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमको तो जो उसकी स्टडी करनी है वो एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ताकि हम उसके बिहेवियर को प्रॉपरली समझ सकें, और ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव हो सके। और वो तभी होगा जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसके बिहेवियर को सही टाइप से समझ पाएंगे। इसलिए हम कई बार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और मैनेजमेंट को भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली मैनेज करता है ह्यूमन बिहेवियर को। और ह्यूमन बिहेवियर ही जब समझ में नहीं आएगा तो मैनेजमेंट जो है सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैनेजर के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जब तक वो उसे नहीं समझेगा तब तक वो मैनेजमेंट जो है परफेक्टली नहीं कर पाएगा। आज हम सबसे पहले बात, उस दिन हमने की एलिमेंट्स वगैरह पहले हमने डेफिनेशन दी थी, मीनिंग क्लियर किया था, की एलिमेंट्स लिए थे, उसके डिफरेंट लेवल्स मैंने बात की थी आप लोगों से। फिर बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे, हम दोबारा से आज लेंगे। और हम बात करेंगे आज बहुत, क्योंकि इसका जो अप्रोच है इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। इसका हेडिंग डाल लीजिए, फील्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, यस। फील्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे, इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। इसमें सबसे पहले लिख लीजिए साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी कैसे, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत अधिक जरूरी होता है। तो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, इट इज एन अप्लाइड साइंस। इसका मतलब इट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड आल्सो प्रेडिक्ट्स द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल। वो ये जो साइकोलॉजी है वो हमें ये समझने में सहायता देती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होता है। जब उसे वो समझ सकता है तो वो डिफरेंट सिचुएशन में उसके व्यवहार को इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को समझते हुए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी जो है बेसिकली सोसाइटी से जुड़ी हुई है, उसके सोशल एस्पेक्ट की अध्ययन करती है। तो ये करती है इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ग्रुप बिहेवियर। जो कल्चर है, जो सोसाइटी का कल्चर है उसका ग्रुप बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस रूप में जो है सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। फिर है पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो भी वर्क करती हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस अपने तरीके से इस तरह से उसको कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्योंकि जब तक हम नियम कानून सिद्धांत नहीं समझेंगे, देश के गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नहीं समझेंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सही प्रकार से नहीं चला सकते। इसलिए इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस भी कंट्रीब्यूट करती है। फिर है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी बेसिकली सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों का जो है मिक्सचर है। इसके हम ये दोनों को मिक्स करते हुए क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रॉपरली या इफेक्टिवली अचीव कर सकें। तो इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी भी है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हम क्यों पढ़ती हैं, इट इज रिलेटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन वेरियस कल्चर्स। ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी, ये रिलेट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज जो डिफरेंट कल्चर्स में होती है। अब देखिए वर्तमान समय जो देखें, प्रेजेंट टाइम क्या है, ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है। ग्लोबलाइजेशन में
एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइप का व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल दे आर वर्किंग। जरूरी नहीं हो एक कल्चर के हो, जरूरी है एक कंट्री के लोग हों। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के कल्चर को सही प्रकार से समझना, उसका इम्पैक्ट देखना, इसके लिए जरूरी है कि हम एंथ्रोपोलॉजी को समझे। तो इसको एंथ्रोपोलॉजी भी इस तरीके से जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, वो सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही प्रकार से वर्क नहीं कर सकती जब तक रिसोर्सेज का सही प्रकार से एलोकेशन ना हो। तो जो स्केर्स रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन किस तरीके से हो, किस तरीके से हम अपना बजट बनाएं, किस तरीके से इकोनॉमी बजट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर फंक्शन करें, तो वो सब चीजें जो हैं उसके लिए इकोनॉमिक्स जो है उसको कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। इस प्रकार से ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं और इसका नेचर भी उससे रिलेट करता है, और इस तरीके से डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। आवाज नहीं नेक्स्ट आ आ रही जाए, मैम? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा आवाज? आ रही मैम, आवाज तो आ रही है। आपका कहीं अब आ रही है बेटा आवाज? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है इधर। बटन आपको आ रही है आवाज? यस मैम, आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज। आपका कहीं बटन देखो, कुछ म्यूट तो नहीं हो रखा, चेक कर लो उसे। कनेक्शन प्रॉब्लम। हाँ, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया होगा। I'll wait for a minute to just check it out. अब ठीक है? नहीं? चलो फिर भी I'll try. अभी वेट कर लो, मैं बताती हूँ, फिर नहीं तो हम दोबारा रिपीट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, हम किन किन फीचर्स की बात ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या किन किन चीजों पर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में फोकस करते हैं। आपका म्यूट है जो शिवानी, जो आपका वो है, मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपका म्यूट है, उसे ऑन कर लो। तो नेक्स्ट चीज में हम आपको बात करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किन किन चीजों पर फोकस करती है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज साइज। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, उसमें वेराइटी ऑफ पीपल एंड बहुत सारे लोग जो हैं एकजुट होकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो इसलिए हम इसे लार्ज साइज ऑफ पीपल का अध्ययन या स्टडी करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसके आधार पर काम करता है, किस बेसिस पे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे लोग और हमारा गोल ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उन लोगों को उसके अंदर एंट्री रिक्रूट करते हैं बेसिकली, और वो जो लोग हैं आपस में मिलकर क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। आ रही है आवाज? तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम चलाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया या इंपॉर्टेंट फीचर हो गया उसके ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें बहुत मतलब इसमें एग्रीगेशन है बेसिकली ह्यूमन बींग्स का। फिर तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्सेज के माध्यम, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो है आपके ह्यूमन रिसोर्स। मैन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा अन्य रिसोर्सेज भी जो हैं टेक्नोलॉजी या और भी जो चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इनपुट्स वगैरह हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। इट डील्स विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्प्लिकेट टेक्नोलॉजी। ये बहुत मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसमें टेक्नोलॉजी भी लगती है, भाई कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस रहता है। फिर है कॉन्शियस रैशनैलिटी। पॉइंट्स नोट करते जाओ, समझते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्शियस रैशनैलिटी। कॉन्शियस रैशनैलिटी का मतलब ये है कि हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं
तो तर्क बुद्धि या रैशनली करते हैं, डेलिब्रेटली करते हैं, फिर उसमें हम एम्प्लॉयज भी बहुत सोच विचार कर कॉन्शियसली हम रिक्रूट करते हैं कि कौन से लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली रन कर सकेंगे, कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें हम ज्वाइन करवाएं, जिन्हें हम रिक्रूट करें, जिसके माध्यम से हम इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो ये सब जो काम होता है वो रैशनली होता है, डेलिब्रेटली होता है, कॉन्शियसली होता है। हम ऐसे ही किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रन कर सकते या किसी भी व्यक्तियों के द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। तो ये काम जो है प्रॉपर तरीके से होता है, कॉन्शियसली होता है। ठीक है। Yes, फिर है ma'am. पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसमें इट डील्स विद पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसमें 3 पैटर्न्स की हम बात करते हैं, एक तो इंडिविजुअल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो इनकी स्टडी जो है, इनके बिहेवियर की स्टडी जो है वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल इंडस्ट्री। इट डील्स विद साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। साइकोलॉजिकल इंडस्ट्री भी है क्योंकि ये बेसिकली लोगों की साइकोलॉजी से डील करती है। क्योंकि बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट क्या है, लोगों के बिहेवियर को मैनेज करना। जब तक आप लोगों का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, लोगों को मैनेज नहीं कर सकते हो, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकते हो। इसलिए मैनेजमेंट वालों को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना बहुत अधिक जरूरी होता है ताकि प्रॉपर्ली लोगों के बिहेवियर को समझ सकें एज इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो आसानी से उन लोगों को मैनेज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली जो है रन कर सकें। ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, आपका हेडिंग आता है, वो है आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो हमारा नेचर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो किस तरह का है, इसको हम स्टडी करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स में या डिफरेंट क्राइटेरियाज में। सबसे पहले इसमें पॉइंट्स की नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी नॉट अ डिसिप्लिन। पॉइंट, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी नॉट अ डिसिप्लिन। ठीक है। Yes, अब ma'am. हम इसे फील्ड ऑफ स्टडी क्यों कहते हैं, डिसिप्लिन क्यों नहीं कहते, इसे जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है व्हाट इज अ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है, इट इज एक्सेप्टेड साइंस, जिसे हम साइंस हमने जिसे स्वीकार कर लिया है। इसका एक प्रॉपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, प्रॉपर प्रिंसिपल जिस पे वो रन कर रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई, एक तो इसका रीसेंट इमर्जेंस है, रिसेंटली ही ये एमर्ज हुआ है, और इसमें कोई प्रॉपरली इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशंस नहीं है। इसे बहुत सारे सब्जेक्ट से हम इसके अंदर चीजें लेते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक डिसिप्लिन ना कह के इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, जो किसके बारे में स्टडी करते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के एज अ ग्रुप लेवल, एज अ इंडिविजुअल लेवल, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम स्टडी इसके अंतर्गत करते हैं। और बहुत सारी चीजें जो हैं हम डिफरेंट सब्जेक्ट से लेते हैं। तो इसलिए सेट डिसिप्लिन नहीं है, ड्यू टू its interdisciplinary approach and due to its recent emergence. ठीक है, और Yes. lack of theoretical foundation. So it is considered as a part of a field of study, not a discipline. ठीक है। तो Yes, ma'am. नेक्स्ट है इसका interdisciplinary approach. Interdisciplinary approach ये है कि integrates the knowledge from different subjects. तो उन मस्त जो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्या करती है, उनको इंटीग्रेट करने का काम करती है, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ती है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन इसके अंतर्गत नहीं रहता, इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे वो चीजें लेती है और उससे वो उसे इंटीग्रेट करती है। फिर नेक्स्ट है इट इज एन अप्लाइड साइंस टू मेक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रिसर्च। ये अप्लाइड साइंस क्यों है, देन पॉइंट बताया, इट इज एन अप्लाइड साइंस। ये अप्लाइड साइंस क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, जो नॉलेज हमने उसे जो डिफरेंट रिसर्चेस हमने की हैं उसकी नॉलेज गेन करके उसको वो अप्लाई करने का काम करती है। वो जो डिफरेंट रिसर्चेस डिफरेंट फील्ड्स में हुई हैं उनसे जो नॉलेज मिलती है उसको वो एज इट इज अप्लाई करने का काम करती है, ना कि ओरिजिनल रिसर्च पर इसकी स्टडी बेस्ड नहीं होकर अप्लाइड साइंस पर इसकी स्टडी बेस्ड होती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इट इज एन अप्लाइड साइंस, ताकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट से जो रिसर्चेज हुई हैं या हमने की हैं उससे वो जो नॉलेज गैदर करती है उसको वो अप्लाई करती है। क्यों अप्लाई करती है, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उसको पूरी तरह से सॉल्व कर सके। तो इसलिए हम इसे अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर।
इट इज नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड, मतलब नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ये टिपिकल फैक्ट्स पर रिलेटेड नहीं करके ये नॉर्म्स की बात करती है, वैल्यूज की बात करती है, ठीक है कि नहीं। जो ह्यूमन बीइंग, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो उन नॉर्म्स को, वैल्यूज से वो जुड़े हुए रहते हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो इससे वो, मतलब इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है कि लोग कैसा व्यवहार करें, लोग एक आइडियलिस्टिक व्यवहार करें, जिससे जब तक लोग अच्छे से प्रॉपरली बिहेव नहीं करेंगे, नॉर्म वैल्यूज फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली रन नहीं कर सकता। तो इसमें इसकी आइडियलिस्टिक या नॉर्मेटिव अपील को ज्यादा फोकस करती है ये, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर। नेक्स्ट है Okay. ह्यूमैनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। ह्यूमैनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, ह्यूमैनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? ह्यूमैनिस्टिक का क्या मतलब है? जो ह्यूमन वैल्यूज पर फोकस करती है। तो क्या मैंने कल भी आपको जब लास्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग में ह्यूमन वैल्यूज को बिल्कुल इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से कोई भी प्रिंसिपल फॉलो कर लिया जाए या किसी भी तरीके से कोई भी तरीका फॉलो कर लिया जाए, टेक्नोलॉजी अपना ली जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भी व्यवहार किया जाए, नहीं, वो प्रॉपर नियम कानून उसको प्रॉपरली फॉलो होते हैं। और जो व्यक्तियों से जो उसके साथ जो बिहेव किया जाता है वो ह्यूमनली किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी सोच को कैसे रखें, पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, गोल्स की अचीवमेंट के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए जो है हर काम जो है ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और पॉजिटिव प्रॉपर अप्रोच रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतर्गत और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कहा जाता है, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर सकें। क्योंकि लोग अगर पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तभी, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क है, मिलकर काम कर रहे हैं, वो जब तक एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक ग्रुप में मिलके नहीं रहेंगे, प्रॉपरली रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, नॉर्म्स नहीं बनाए रखेंगे, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, तब तक जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती है। इसलिए ये कैसी है, ह्यूमैनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक भी है। फिर है ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है, ये किसकी तरफ इसका झुकाव होता है, ये ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा फंक्शनिंग है और पूरा स्ट्रक्चर भी है, वो इस पर बेस होता है किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को पूरा कर सकें। तो इसका नीचे इस प्रकार का रहता है। तो है टोटल सिस्टम अप्रोच। जो लास्ट पॉइंट है वो है टोटल सिस्टम अप्रोच। उसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कंसिडरेशंस हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको टोटली देखती है, ताकि उनको टोटल में देखती है कि उसके साइड में किसी भी काम के, किसी भी चीज के सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे एस्पेक्ट उसको देखती है टोटली, ताकि उसका, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन कर सके और जिसके माध्यम से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो इसका ये जो अप्रोच है वो कैसा है, टोटल सिस्टम अप्रोच है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफरेंट एस्पेक्ट इसके, ये इसका नेचर, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं कि अप्लाइड साइंस है, नॉर्मेटिव है, टोटल सिस्टम अप्रोच को अपनाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, आइडियलिस्टिक अप्रोच है, तो ये सब चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के संदर्भ में, उसके नेचर के संदर्भ में कही जाती है। अब नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लेंगे, वो लेंगे आपके मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यस मैम। मॉडल्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि क्या स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो जिससे कि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा कर सकें। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार के स्ट्रक्चर को, मॉडल को फॉलो कर रहा है। जैसे जब आप इसमें 4 बेसिकली मॉडल्स हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल, दूसरा है आपका कस्टोडियल मॉडल,
तीसरा है आपका सपोर्टिव मॉडल, और चौथा है आपका कॉलेजियल मॉडल। मैम लास्ट वाला, लास्ट। कॉलेजियल, COLLEGIAL, मतलब जब ओके। सब मिलकर यस कोऑर्डिनेशन मैम। से काम करते, पार्टनरशिप से काम, दैट इज कॉलेजियल मॉडल। ठीक है, ओके। तो ये यस मैम। 4 मॉडल हैं जिस पर हम बात करेंगे कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी इन तरीके से इन 4 मॉडल से जुड़ा हुआ है, इनको ही वो फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर एक ही मॉडल को फॉलो करे, 2 या 2 से अधिक मॉडल पे का भी अमलगम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इट डिपेंड्स कि उनका गोल क्या है, वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो इस पे वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैंने बात की ऑटोक्रेटिक मॉडल की। जब हम ऑटोक्रेटिक मॉडल की बात करते हैं तो इस ऑटोक्रेटिक मॉडल का जो बेसिस है वो है पावर, पावर इन द अथॉरिटी। जो पावर है वो जो किस में रहती है, इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द जो बॉस है। ठीक है, इसका बेसिस क्या है, इट्स बेसिस इज पावर। हर का मैं बेस बताऊंगी, कस्टोडियल का भी बताऊंगी, सपोर्टिव का भी बताऊंगी, कॉलेजियल का भी बताऊंगी। ऑटोक्रेटिक मॉडल का जो बेस है दैट इज पावर। तो ओके। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द बॉस। ठीक, यस। इसमें बेसिकली जो सारी पावर्स हैं वो बॉस के अंदर होती हैं, जो इसके एम्प्लॉयज हैं वो उसके नीचे अंडर काम करते हैं, और ऐसा मानकर चला जाता है कि सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो समझ है, सारी जो इंटेलिजेंस है वो बॉस के अंदर है। वो ही प्रॉपरली डिसीजन ले सकता है, वो ही प्रॉपरली उनको बता सकता है कि उन्हें क्या करना है। इसमें किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी प्रकार का जो पार्टिसिपेशन होता है वो एम्प्लॉयज का नहीं रहता है। सारी पावर्स जो हैं वो अथॉरिटी के पास होती हैं, वो अपने तरीके से। तो इनका काम क्या है, जो भी निर्देश दिया जाएगा, जो भी ऑर्डर किया जाएगा, वो उसको फॉलो करेंगे। तो इसका एक मतलब इसमें ये बेसिकली जो पुराने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये ऑटोक्रेटिक मॉडल काम करता था कि एक बॉस होता था, बाकी सब उसके नीचे काम करने वाले होते थे, वही ऑर्डर देता था, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्ली फॉलो होता था। इसमें किसी भी प्रकार के अन्य लोगों का कहीं पर भी पार्टिसिपेशन या कहीं नहीं होता था। तो ये कहीं ना कहीं मॉडल जो है, ये कहीं ना कहीं तरीका जो ऑटोक्रेटिक तरीका जो है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन उसने पैदा की, और मतलब लोगों के अंदर ये फील किया कि हमारा कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं है, बस हमें तो ऑर्डर मिलना है और हम उसे ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हमें कोई दिमाग, मतलब ऐसा माना जाता है कि हमें वो इंटेलिजेंस है ही नहीं, हमें वो चीज है ही नहीं कि हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सके। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो थी वो इस मॉडल में काम करने वाले लोगों के बीच में नहीं थी, क्योंकि सारा काम जो था वो बॉस के, पूरी अथॉरिटी जो थी, पूरी पावर जो थी वो बॉस के हाथ में। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आ यस। जाता है आपका कस्टोडियन मॉडल। कस्टोडियन मॉडल का जो बेस है वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ठीक है, देखिए वहां हम डिपेंड किस पे करते हैं, वहां हम डिपेंड करते थे बॉस के ऊपर, बॉस की पावर के ऊपर। यहाँ पर बॉस की पावर नहीं है, किस पर डिपेंड कर रहे हैं, रिसोर्सेज के ऊपर, मनी के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन पे हम पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को रख रहा है वो बदले में, काम के बदले में क्या दे रहा है, लोगों को पैसा दे रहा है। तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, उनमें एक सेटिस्फेक्शन तो है कि ठीक है, हम लोग काम जैसा करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको मनी दे दिया जाता है, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है, जो कि ऑटोक्रेटिक मॉडल में सेटिस्फेक्शन लेवल भी नहीं था, लोग खुश भी नहीं थे। तो इसमें लोग खुश होने लगे कि हाँ हमने काम किया, जैसा काम किया। हाँ ये है कि इसमें भी जो कंट्रीब्यूशन जो था, पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन या डिसीजन मेकिंग में कहीं पर भी रोल जो है वो लोगों का, एम्प्लॉयज का कहीं पर भी नहीं है। बस इसमें इकोनॉमी, मतलब इसमें मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मनी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो ऐसा माना, मतलब इसमें ये चीज समझ में आई कि जो पैसा है उसके माध्यम से ही जो है सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, क्योंकि जब पैसे से रिकॉग्निशन नहीं होता, पैसे से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमें एक अपनी पहचान चाहिए, हमें अपना एक रिकॉग्निशन चाहिए, कोई हमें कुछ समझ रहा है, ऐसी फीलिंग भी कई बार हमारी साइकोलॉजिकल फीलिंग भी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। हमेशा मनी मैटर नहीं करता, हमेशा मनी की प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार हमको अपनी पहचान भी बनानी होती है, कई बार अपने आप को इम्पोर्टेंस भी देनी होती। ये सब चीजें जो है वो ना तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में आई और ना ही किसी प्रकार से कस्टोडियन मॉडल में आई। हाँ ऑटोक्रेटिक मॉडल से बेहतर था कस्टोडियन मॉडल, लेकिन फिर भी वो भी अपने आप में
जिसे कहते हैं परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मनी ही सब कुछ नहीं है। मनी आपको इज्जत रिकॉग्निशन नहीं दिला सकता, ठीक है, पैसे से सब काम नहीं होता। Yes, अब तीसरा आ जाता है वो सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो उसका जो बेसिस है वो है लीडरशिप, ठीक है। भाई आपका एक लीडर है और बाकी उसके सपोर्टर्स हैं, ठीक है, तो एक रिलेशनशिप डिफरेंट हो गया। मतलब आपका कहीं ना कहीं जो है उसमें पार्टिसिपेशन हो गया कि भाई वो क्या कर रहा है, आपका लीडर आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाने में आपकी मदद तो ले ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल नीड्स को भी, मनी मैटर्स तो पूरा हो ही रहा है। जब ऑर्गेनाइजेशन में आप फंक्शन कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिली, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आपके साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो आपके और अन्य प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जो व्यक्तित्व के जो डिफरेंट पहलू होते हैं वो अलग अलग नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, यदि आपको घर में कोई प्रॉब्लम है और कोई किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब ऑर्गेनाइजेशन में जब आप फंक्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली और है मेंटली और है, इन दोनों पहलुओं को आप अलग करके नहीं जा सकते। फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली जो पहलू हैं उसके एस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब ये लीडरशिप है, वो हमारा नेता है, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमको शेल्टर कर, वो हमारी कस्ट, मतलब वो हमको कहीं ना कहीं शेल्टर देने का, सपोर्ट करने का काम कर रहा है। जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन तो चला ही रहे हैं हम मिलकर, लेकिन साथ में हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो हमारे कहीं ना कहीं काम को परेशान कर रही हैं, काम को करती हैं और कहीं ना कहीं हमको भी परेशान करती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में वो हमारी लीडरशिप जो है वो मदद, इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी मदद कर रहा है। तो इस प्रकार से सपोर्टिव मॉडल जो है इनसे बेटर है, क्योंकि इसमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है। इसको कहीं ना कहीं हमको ये भी फील कराया जा रहा है कि हम इम्पोर्टेंट पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी समस्या जो है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, उसको भी एक इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब हमको एक अंग माना जा रहा है, हमको अलग नहीं किया जा रहा कि हमने काम किया, हमको सैलरी मिली और बात खत्म, तो हमारा उसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो yes, नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ बेसिकली सपोर्टिव मॉडल। कॉलेजियल मॉडल जहां पर वहां पर लीडरशिप इसका बेस है, यहाँ पर बेस क्या है, पार्टनरशिप, ठीक है। अब तो लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो दर्जा है, जो रुतबा है वो बढ़ गया। हमने क्या बना लिया, उनको अपना पार्टनर्स बना लिया कि हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, हम मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। हमारा भी रोल है, हमारा भी पार्टिसिपेशन है, जिसके माध्यम से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रहा है। तो वो ये चीज क्या पैदा कर रहा है, लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन पैदा कर रहा है, लोगों के अंदर एक, जिसे कहते हैं, एक फीलिंग पैदा कर रहा है कि हाँ हम भी क्या है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी एक काबिलियत है, हम कुछ भी, मतलब हम एक मीनिंगफुल तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब हम इस तरीके से हम पार्टनरशिप के फीलिंग से जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पहचान है वो हमसे है। तो जब तक हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% नहीं देंगे, तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान को बरकरार नहीं रह सकता। इसकी बेहतरी के लिए हम अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि उसकी इमेज से ही हमारी इमेज है। तो उसकी इमेज बनाए रखने के लिए उसको पूरी तरह से हम अपने आप को उसके अंदर इंडल्ज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक मॉडल, 4 प्रकार के मॉडल हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्टिकुलरली ऑटोक्रेटिक मॉडल, वैसे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो पुराने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थे वो ऑटोक्रेटिक मॉडल को फॉलो करते थे। अब तो लेटेस्ट मॉडल्स को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन केवल ऑटोक्रेटिक मॉडल ही फॉलो करेगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन कस्टोडियल मॉडल ही फॉलो करेगा। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपनी कहीं ना कहीं तरीके से ऑटोक्रेसी भी उसमें रहती है, कहीं ना कहीं मतलब उसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का भी इम्पोर्टेंस रहती है, कहीं ना कहीं उसमें पार्टनरशिप भी इन्वॉल्व होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं या एक या दो या कई बार चारों ही टाइप का जो मॉडल है उसको हम फॉलो करते हैं। इस प्रकार से ये आपके जो है डिफरेंट मॉडल्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप की, ठीक है। उसके जी स्कोप क्या है, स्कोप का जब हम बात करते हैं, जैसे हम फील्ड कहते हैं, उसका विषय क्षेत्र कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीजों की स्टडी करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमारा फोकस पॉइंट्स तो वही 3 है भाई, इंडिविजुअल बिहेवियर,
ग्रुप बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि इन तीनों और क्या क्या चीजें इनके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन समस्त आधारों पर और इन समस्त आधारों को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उन समस्त चीजों का अध्ययन जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें आप पॉइंट्स लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला है इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस। मेन जो 3 पॉइंट्स रहेंगे वो तो वही रहेंगे, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर और आपका ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। और इसके अंदर तो फिर उसको बेस करते हुए बताइए कि इसमें हम और भी जो इनको जुड़ी हुई चीजें जो हैं, जो इन चीजों में कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, उन समस्त चीजों को, यानी इन तीनों लेवल्स को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हम इन समस्त चीजों को स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। तभी हम प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम सही प्रकार से समझ सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले बताएं इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस, फिर है एम्प्लॉय मोटिवेशन, फिर है लीडरशिप, फिर हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स। लिखते रहना आप लोग, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स। फिर नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, मैं स्टडी ऑफ मेरे को फोर्थ बोल दीजिए मैम। हाउ how टू to क्रिएट। create effective teams and groups, how to create effective teams and groups। यस मैम। फिर है study of different organizational structures, study of different organizational structures। फिर next है individual behavior, attitude and learning, individual behavior, attitude and learning। फिर next है perception, फिर next परसेप्शन। हाँ परसेप्शन। फिर नेक्स्ट है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। फिर जॉब डिजाइन, जॉब डिजाइन। यस मैम। फिर है इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यस मैम। फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। यस मैम। फिर है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। यस मैम। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यस मैम। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यस मैम। फिर है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ठीक है। ये जो यस हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को समझते हैं उसमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक मेथड है, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। ये बहुत सारे मेथड है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने में काम आते हैं, ग्रुप बिहेवियर को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को समझने में काम आते हैं। ट्रांजैक्शन बेसिकली ये होता है जो हम ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, हम अपने आपको पहले सेल्फ एनालिसिस करें, उसमें ये चीज कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है, वो आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर ग्रुप बिहेवियर, पावर एंड पॉलिटिक्स, ग्रुप बिहेवियर मैम। पावर एंड पॉलिटिक्स। यस मैम। फिर है आपका स्टडी ऑफ इमोशन, यस मैम। ठीक है। इन Yes. समस्त चीजों का अध्ययन जो है वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में वो सब चीज उसकी स्टडी की जाएगी जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए जितनी भी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी, जितने भी अन्य सोशल साइंसेज या अन्य साइंसेज से जो भी हम मैटर्स में लेंगे, वो समस्त चीजों का जो स्टडी है वो इसके अंतर्गत
करेंगे, तभी हम प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी फील्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो समस्त चीजें जो हैं वो उसके फील्ड में कहीं ना कहीं स्टडी की जाएंगे। इसके क्राइटेरिया जो इसका स्टडी का जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीजें, हमने इसे ह्यूमन बिहेवियर को सभी परिप्रेक्ष्य में, सभी एस्पेक्ट्स में इसका अध्ययन करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य फाइनली क्या है, किस प्रकार से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, जिसके माध्यम से हम अपने गोल अचीव कर सकें। तो इसलिए मनुष्य के व्यवहार के हर एक पहलू का अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना होता है। इसलिए मनुष्य के व्यवहार के हर एक पहलू को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर हो, वो समस्त फैक्टर्स का अध्ययन जो है हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी में करेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया ऑफ स्टडी है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। तो इसका एरिया ऑफ स्टडी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, अब हम Yes. बात करेंगे इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत 4 इम्पॉर्टेंट बेसिक एस्पेक्ट्स। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इट्स बेसिक एस्पेक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इट्स बेसिक एस्पेक्ट्स। इसमें Yes, ma'am. इसमें हम 4 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, 4 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम मेन फोकस करते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर Yes, ma'am. focuses on Yes, ma'am. 3 levels of analysis. 3 level of analysis. ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। Yes, ma'am. थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इट्स एस्पेक्ट्स आर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इट्स एस्पेक्ट्स आर more relevant to different disciplines, are more relevant to different disciplines. Yes. The last है organizational behavior are applicable in behavioral sciences. Yes, ma'am. ठीक है, ये 4 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमारी ये स्टडी फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। जैसे 3 लेवल्स पर फोकस करती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो 3 लेवल्स आपका इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन्हें तीनों लेवल्स को समझना होता है ताकि हम प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर होता है, फिर जो है डिफरेंट डिसिप्लिन से वो जुड़ा हुआ है। इसके एस्पेक्ट्स जो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजी से भी, सोशियोलॉजी से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी। ठीक है, ताकि जिससे डिफरेंट जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन के माध्यम से जो नॉलेज एक्वायर करता है उसको वो अप्लाई करने का काम स्टडी भी करता है और उसको अप्लाई भी करता है, ताकि जो है इफेक्टिवली फंक्शनिंग के माध्यम से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल कर सकें। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एप्लीकेबल इन बिहेवियरल साइंसेस, जो बिहेवियर पैटर्न का जो है बेसिकली डेवलप्स द प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोचेस। मतलब इसमें बिहेवियर पैटर्न की बेसिकली स्टडी की जाती है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर पर जो है मेन फोकस उसका रहता है। इस प्रकार से ये बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनकी स्टडी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। अब नेक्स्ट आपकी क्लास में मैं आपका बोलूंगी रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, जी मैम. अब जो मैंने आप लोगों को आज बताया उसमें मैंने आपको मेन चीज बताई, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर। सबसे पहले तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए थे कि जो डिफरेंट फील्ड्स जो हैं किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसका नेचर क्या है, उसके मॉडल्स क्या हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा से मैंने बताई थी आप लोगों को, और उसका बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पे मैंने आपको आज बेसिकली फोकस किया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं।
ठीक है, कुछ ना क्लियर हुआ हो, कोई पॉइंट आपको दोबारा बताना हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और नेक्स्ट आपको क्लास में आप लोगों को रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आपको क्लियर है वैसे अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर है, कहीं कोई यस प्रॉब्लम तो नहीं? मैम, ठीक क्लियर है। है मैम। हाँ, मैं इसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आप लोगों को चलें। ठीक है, यस मैम। ठीक है। ओके, तो थैंक ठीक, ओके मैम। यू। ओके।